नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करेंट जी के हिंदी में। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसीलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में हमने इतिहास के 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, प्लस जीएस के 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं हमारे द्वारा वो आपकी पिछले साल एनटीपीसी में कनेक्ट किए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये वीडियो हमने काफ़ी मेहनत से बनाई है, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी मेहनत से लाए हुए हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए देखते हैं। और हमारे जो भी चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। हमने पूरे मेहनत से ये क्वेश्चन रेडी किए हैं, चलिए देखते हैं। किसने मुगल समाज की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तबादला किया, मतलब बदल दिया। किसने मुगल समाज की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड, आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां ने मुगल समाज की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शाहजहां ने मुगल समाज की राजधानी को दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तुर्की सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सरीज या सरीजे हिंद कहा जाता था? किसे कहा जाता था मेरे फ्रेंड, बता दीजिए। तुर्की सुल्तानों में शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सरीज या सरीजे हिंद कहा जाता था? तो आपका हो जाएगा आंसर, बता दीजिए। जैनपुर, आगरा, दिल्ली या बनारस, तो हो जाएगा आंसर आपका जैनपुर। जैनपुर को कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बिना कोई सवाल गवाए। वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान से ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? किसने लाया था, किसने यह किया था मेरे फ्रेंड, बता दीजिए। शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा गया था, किसके द्वारा? तो आपका हो जाएगा अफजल खां के द्वारा। अफजल खां के द्वारा इसे किया गया था 1659 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह राजा बेडियार ने मुसेर राज्य की स्थापना को तब विजयनगर समाज का शासक कौन था? जब राजा बेडियार ने मुसेर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर समाज का शासक कौन था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड, कौन था तब विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव। सदाशिव सा विजयनगर का शासक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्न में से किसने जोरोएंट्रियनों परिसरों की शरण दी, जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? यह कौन था जिसने शरण दी थी पारसियों को और ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? ये किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, बता दीजिए मेरे फ्रेंड। ये आपका किया गया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने ये आपके थे मुगल समाज के, मतलब जनसत्ता में रहने वाले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संत ने ईश्वर को अपना पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीते कीर्तन को माध्यम बनाया था? किस संत ने ऐसा किया था? ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य गीतों कीर्तन के माध्यम बनाया था? कौन किया था? आपका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह किया गया था। आंसर नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यवहार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपीय ने निम्न में सबसे पहले अपना व्यवहार फैलाया और प्रभावित किया? किसने? तो बता दीजिए मेरे फ्रेंड, आपका किया गया है पुर्तगाली के द्वारा। पुर्तगाली के द्वारा ये सबसे पहले भारत में किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हमने पिछले साल के एनटीपीसी में देखे गए थे। पिछले साल के आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी लोको में भी ऐसे प्रश्न देखे गए थे, इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले देखते हैं अगला प्रश्न। आज हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए गए हैं इतिहास के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को आप अंत तक देखिए मेरे फ्रेंड।
निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड। इसने किसके द्वारा ये किया गया था? रामानंद के द्वारा। रामानंद के द्वारा यह किया गया था। आंसर नंबर बी, रामानंद के द्वारा यह किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो आप अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो बता दीजिए कौन है? ये आपका हो जाएगा गाजी मालिक। गाजी मालिक है जिसने सेनाध्यक्ष में से सुल्तान वंश का प्रथम सुल्तान बना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान के द्वारा कर दिया गया था? बता दीजिए। जिसे मेरे भाई बहन को आंसर आते हैं, वीडियो को पॉज कर आंसर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड। आपका हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से भेंट करने के लिए इनकार कर दिया था। किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किसके प्राप्त की थी? निम्न में से किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने अपने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति, बता दीजिए मेरे फ्रेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा सर जहांगीर से ब्रिटिशों ने प्राप्त की थी अपने पहली फैक्ट्री, पहले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जहांगीर से प्राप्त की थी अनुमति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बता दीजिए मेरे फ्रेंड्स, कौन जाना जाता है? बहुत ही अच्छा, सी माना जाता है। भास्कर माना जाते हैं बीजगणित के लिए क्षेत्र में अपने योगदान देने के लिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। INA मकबरी का महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? बता दीजिए मेरे फ्रेंड, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी INA मकबरी का महान ऐतिहासिक कृति? तो हो जाएगा आंसर अबुल फजल। INA मकबरी का महान ऐतिहासिक कृति के द्वारा लिखी गई थी अबुल फजल। आंसर नंबर सी, अबुल फजल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है मेरे फ्रेंड। एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के निम्न नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? किस सुल्तान के लिए कहा था वर्णी ने यह कथन? जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह सियासत के नियम और आदेशों से पूर्ण स्वतंत्र था। यह किसके द्वारा कहा गया था? ये आपका कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था यह कथन। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था यह कथन। आंसर नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्रणाली जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में दिया था? किसने यह किया था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड, किसने यह किया था? आपको हो जाएगा आंसर बाबर के द्वारा यह किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप यह प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आंसर बहुत ही कम को आता है। जिसे भी आता है मेरे भाई, आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? बता दीजिए, बाबर से कौन पराजित हुआ था? बाबर से पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था। इब्राहिम लोदी, आंसर नंबर सी, इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक इतिहासकार ने तीसरी लड़ाई पानीपत को स्वयं देखा था, वह कौन था? काजी राज पंडित, कफी खान, दत्ताजी पिंगले या
हरचरण दास, किसने यह देखा था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड, किसके द्वारा यह देखा गया था? तो आपका हो जाएगा काशीराज पंडित। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। काशीराज पंडित के द्वारा यह देखा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा था वह उनके आंखों से। काशीराज पंडित, देख लीजिए आंसर को, देख लीजिए आप, आंसर किसी भी हालत में एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? आंसर बता दीजिए मेरे फ्रेंड, किसके द्वारा यह किया गया था? तो किया गया था बेगी के चालुक्य द्वारा। बेगी के चालुक्य द्वारा यह किया गया था। बेगी के चालुक्य द्वारा यह किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका के पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? वह कौन था? श्रीलंका के पूर्वी स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्र की विवाह कर दिया, वह कौन थी? राजेंद्र या अधिराजेंद्र या कुलतुंगो कुलोतुंग एक या राजाधिराज? वह किसके द्वारा किया गया था आपका? कुलोतुंग एक। वह किया गया था कुलोतुंग एक के द्वारा। कुलोतुंग एक, कुलोतुंग दो, कुलोतुंग तीन, यह शासन की श्रृंखला है। कुलोतुंग एक के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसने जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? किसने कही थी? देखिए इसका उपनाम है खगोलीय वेधशाला, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आपके बनवाई गई थी जयसिंह के द्वारा। जयसिंह के द्वारा यह जंतर मंतर बनवाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी ने? बता दीजिए मेरे फ्रेंड। निरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर? किसको छोड़कर गए थे मोहम्मद गौरी? आपके बता दीजिए आंसर। यहाँ पे छोड़ के गए थे नासिरुद्दीन को छोड़ के गए थे मोहम्मद गौरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोली के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? किसकी मंगोली के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? आप बता दीजिए मेरे फ्रेंड, किसके द्वारा यह हुई? तब हो जाएगा आंसर जफर खां के द्वारा यह हुई। जफर खां के द्वारा यह हुई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह रोमन सम्राट अंगस्टन की भर्ती सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अतीक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? बता दीजिए। शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर के अतीक ना लगे, जो आपको हाईलाइट किए हुए हैं, ये क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। प्रत्येक क्वेश्चन में हमारे द्वारा यह हाईलाइट किए हुए प्रश्न ही आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो ये आपके किसके द्वारा हुआ? बता दीजिए। बहलोल लोदी के द्वारा यह हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण परिषद की शुरुआत किसने की थी? यह किसके द्वारा किया गया था? बता दीजिए। ये अभी इससे पहले ही इसका अलग एक क्वेश्चन आया था आपके सामने। बता दीजिए किसके द्वारा किया गया था। तो आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह किया गया था। यह इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइन का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइन का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो ये आपके कौन थे? होस्टिंग्स, बेटिक, कार्नवालिस या बेलेस्ली? बता दीजिए मेरे फ्रेंड्स, कौन थे? आपके थे
क्या हो गया है? ए बी सी ऊपर चला गया, डी। ये कौन थे आपके? तो आपके थे कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? निम्नलिखित में से भारत का कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड। बादशाह था आपके अकबर। अकबर आपके बादशाह थे जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ, तो भारत की ओर से बादशाह थे अकबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व देश में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? कौन आए? आपके निम्न यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? बता दीजिए। फ्रांसीस, इच, इंग्लिश या पुर्तगाली, कौन आए मेरे फ्रेंड? तो आपके आए फ्रांसीस। फ्रांसीस सबसे बाद में आए, मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पहले कुछ साल पहले ही फ्रांसीस भारत में व्यापार करने के संबंध में आए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइन ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था 1765 में? बता दीजिए। सदैया गुलाम हुसैन, मोहम्मद राजा खान, राजा सिताब राय या राय दुर्बल? ये आपका किसको द्वारा किया गया था? ये आपका हुआ था मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दियाई ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी एक लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, बता दीजिए। खरोटी, शारदा, बाही या नंदनागरी? बता दीजिए। आपका हो जाएगा खरोटी। खरोटी लिपि जो थी प्राचीन भारत में, वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह आवतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के भिन्न जन्मों की कथाओं के विश्व में है, क्या है? वो आवतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के भिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वह क्या है? बता दीजिए मेरे फ्रेंड। सुपुत्र पिटक, जातक, विनय पिटक या अधीम पिटक? तो आपका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक थे जिन कथाओं में विषय में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। हड़प्पा कालीन के मोहरों मुद्रा के निर्माण में से किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? बता दीजिए। तो आपको हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी मुद्राओं से निर्माण, सेलखड़ी के उपयोग से मुद्राओं का निर्माण किया जाता था हड़प्पा काल के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को खत्म करती है? बता दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को खत्म करती है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 17? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप से निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप किसके निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किसके निवासी थे? बता दीजिए। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से शहरी के निवासी थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवासी भारतीय एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? बता दीजिए मेरे फ्रेंड। प्रवासी भारतीय एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो आपका हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय एनआरआई दिवस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो आप बता दीजिए मेरे फ्रेंड, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो आपका बना यह 1945 में। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता डैश युग की थी? हड़प्पा सभ्यता डैश युग की थी? क्या युग की थी? नवपाषाण युग, कांस्य युग, पुराण पाषाण युग या लोह युग? तो आपका हो जाएगा, बता दीजिए मेरे फ्रेंड, क्या होगा? आपका हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था किसने समाप्त की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी में पिछले साल भी आए थे। 2017 में कंडक्ट किए हुए जितने भी छात्र यह प्रश्न से वाकिफ हैं। बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था किसने समाप्त की थी? यह क्वेश्चन लोको पायलट में भी आए हुए थे, ग्रेजुएशन लेवल में। एनटीपीसी के जो आरआरबी से जो कंडक्ट किए हुए एग्ज़ाम हैं, बता दीजिए इस साल भी यह क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था खत्म की वारेन हेस्टिंग्स ने के द्वारा यह खत्म किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह खत्म किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? बता दीजिए मेरे फ्रेंड। ये मिले थे आपके सुरकोटदा में। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए मेरे फ्रेंड, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि यह देश हरियाणा के निकट में है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बता दीजिए मेरे फ्रेंड्स, किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो आपका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की भी सभ्यता थी यह, जबकि ग्रीक की सभ्यता में उपस्थित नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? बता दीजिए। सरदार सरोवर बांध या श्रीशैलम बांध या कोयना बांध या तेहरी? तो आपका हो जाएगा आंसर, भागीरथी नदी पर तेहरी बांध का निर्माण किया गया। 41 नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद भवन द्वारा डिजाइन किया गया था। भारतीय संसद भवन डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था? किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। अल्बर आटो, माइकल ग्रेस, एडविन लुटियंस या रेंजो पियानो? किसके द्वारा यह किया गया था? अभी नया वाला जो संसद भवन है उसका नहीं, पुराना वाला जो संसद भवन जो अभी जिसमें अभी कार्य हो रहे हैं, यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यह आपका निर्मित किया गया था एडविन लुटनेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटनेस के द्वारा यह किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? देख लीजिए मेरे फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं यह इस साल के एग्ज़ाम में प्रश्न बनने के संभावित में है। यह हूबहू जो पुराने पूर्व में जो हुए थे आपके एग्ज़ाम में रेलवे के, यह उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं प्रश्न। तो आपके क्या हो जाएंगे मेरे फ्रेंड, कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो आपका हो जाएगा, बता दीजिए मेरे फ्रेंड, आपका हो जाएगा अरवाली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द जंगल बुक किसने लिखी है? द जंगल बुक किसने लिखी है? द जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत था, आपको बता दीजिए, लूट, जजियाकार, भू राजस्व या राजगत संपत्ति? क्या था आपका मेरे फ्रेंड? आपका था भू राजस्व था मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बता दीजिए मेरे फ्रेंड, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये आपका कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ये आपका कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महाराज रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराज रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? बता दीजिए मेरे फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या थी राजधानी महाराजा रंजीत सिंह की? तो आपके हो जाएंगे आंसर लाहौर। लाहौर थी महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी। यह आंसर बहुत ही इनडायरेक्टली, बहुत ही और भी भाषा सरल विधि में पूछा जाते हैं। ये हमने इस आपके द्वारा हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए हैं, इसके आसान ही एनटीपीसी में प्रश्न बनने वाले हैं। अगर आप ये प्रश्न पूरा कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं आरआरबी पे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में भ्रमण किया तथा वहाँ अध्ययन किया? किसके द्वारा यह किया गया था? विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है हमारे भारत देश में। किसने नालंदा विश्वविद्यालय में भ्रमण किया तथा वहाँ अध्ययन किया? तो ये किसके द्वारा किया गया, बता दीजिए। हेवेनसांग के द्वारा किया गया। हेवेनसांग के द्वारा किया गया। ये एक चीनी यात्री थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? हमारे वीडियो के आखिरी प्रश्न, बता दीजिए किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो आपका उत्तर है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई। अगर मेरे भाई बहन ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाए जाते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।